जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे प्राचीन इतिहास का सीरीज का 5वां वीडियो है और सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा भाग है। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले और दूसरे भाग में हम लोगों ने सिंधु घाटी का परिचय लिया था। पहले भाग में हम लोगों ने सिंधु घाटी का भौगोलिक स्थिति या उसके भौगोलिक विस्तार का संबंध में जानकारी प्राप्त किया था। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे भाग में उसकी सामाजिक, राजनीतिक, कला का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र पर प्रकाश डाला था। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरे भाग में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, आज ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो आइए समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ कैसे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो रही है उसका पतन कैसे हुआ। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की वर्तमान सभ्यता की देन क्या है। ठीक है, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कैसे अपनी निरंतरता को बनाए रखी, इस पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता को या सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सैंधव, इसको माइंड में रखिएगा, सैंधव। इससे पहले हम लोग इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी देख चुके हैं, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी देख चुके हैं। तो समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण क्या रहे हैं, पतन कैसे हुआ, उसके कारण क्या रहे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो एक शब्द है पतन और एक शब्द है परिवर्तन। तो इन दोनों शब्दों को समझते हैं, उसके बाद से इस लेक्चर में प्रवेश करते हैं। तो पतन का मतलब क्या होता है? जो पतन होता है ये क्या होता है कि पूर्ण रूप से खत्म हो जाना। पूर्ण रूप से क्या हो जाना? खत्म हो जाना। पूर्ण रूप से खत्म हो जाना या नष्ट हो जाना या नामो निशान खत्म हो जाना। यानी कि एक प्रलय आया और वो पूरी तरह से उस सभ्यता को नष्ट किया और फिर से नए ढंग से नई सभ्यता का विकास हुआ, तो इसको हम लोग पतन कहेंगे। और दूसरा शब्द है परिवर्तन, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता रही है उसके तत्व परिवर्तित हो गए, यानी कि सभ्यता का स्वरूप में बदलाव हुआ है। तो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन मतलब उसके तत्वों में बदलाव आया है, स्वरूप में बदलाव आया है। अगर बात करें तो 1960 से पहले जो भी प्रमाण मिला, यह इतिहासकारों ने उस आधार पर सभ्यता को पूरी तरह से खत्म होने की बात कही। जो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसको पूरी तरह से खत्म होने की बात कही थी। ठीक है, फिर नई सभ्यता वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। इसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे, जिसका समय काल है 1500 से लेकर 600 बीसी के बीच में। और जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता रही है उसका समय रहा है 2300 बीसी से लेकर 1750 के बीच में। बट इन 250 सालों के बीच में जो गैप रहा है इसको हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि इनके बीच में गैप जो रहा है, इतिहास का कालखंड का ये जो गैप रहा है इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो हम 1960 से पहले जो भी प्रमाण मिला, इतिहासकारों ने इस आधार पर सभ्यता को पूरी तरह से खत्म होने की बात कही है। ठीक है, फिर नई सभ्यता वैदिक सभ्यता का उदय हुआ है। लेकिन 1960 के बाद कहा गया कि आसपास के क्षेत्रों में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो फैल गई है, उसने अपने रूप में बदलाव भी किया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका स्वरूप कैसा था? नगरीय स्वरूप था। ये जो नगरीय स्वरूप था ये बदलकर किस रूप में हो गया? ग्रामीण के सभ्यता के रूप में हो गया। ठीक है, नगरीय सभ्यता जरूर बिखर गई, ऐसा इतिहासकार कहने लगे कि जो नगरीय जो सभ्यता थी जरूर बिखर गई। ये जो नगरीय सभ्यता जरूर बिखर गई और इसका बिखराव ग्रामीण संस्कृति में हो गया, परंतु ग्रामीण संस्कृति में यह सभ्यता जाकर विकसित हो गई, जिसे हम लोग झूकर संस्कृति के नाम से जानते हैं। याद कर लीजिए, कौन सी संस्कृति? झूकर, याद रखिएगा, झूकर संस्कृति में। तो यानी कि सभ्यता पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, सभ्यता का परिवर्तन हुआ है, सभ्यता के तत्वों में परिवर्तन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता हम जानते हैं कि नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ये नगरीय सभ्यता किसमें परिवर्तित हो गई? ग्रामीण सभ्यता में। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता में। तो इसके प्रमाण के रूप में क्या है, कैसे समझेंगे कि ये जो नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई? तो इसका उदाहरण है झूकर संस्कृति। इसके अलावा जो लोग कहते हैं सभ्यता नष्ट नहीं हुई है, उसका परिवर्तन हुआ है, तो सिंधु सिंधु पंजाब गुजरात के क्षेत्रों में ये सभ्यता जारी रही। हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी में ये सभ्यता जारी रही। तर्क के आधार पर भी हम सोचे तो कोई भी चीज पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, कोई भी चीज अचानक से पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती जब तक के प्रलय ना आ जाए, पूरी तरह से उस सभ्यता को नष्ट कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सभ्यता बिल्कुल ही नष्ट हो जाए। ठीक है,
और फिर से नई सभ्यता एकदम से खड़ी हो जाए, जब तक कि जबरदस्त तरीके से प्राकृतिक प्रलय नहीं आया हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप गांव से शहर की ओर निकलते हैं, तो शहर अचानक प्रवेश नहीं कर जाते हैं ना, गांव से शहर के बीच में कुछ ट्रांजिशन फेज होता है, उसके बाद शहर में प्रवेश करते हैं। तो यानी कि कोई सभ्यता अचानक से खत्म हुई और फिर नई सभ्यता खड़ी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तर्क के आधार पे हम लोग सोचेंगे अभी तो। ठीक है, तो इस सभ्यता का जो रूप है, नगरीय स्वरूप था, वो ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गया। इसको तर्क के आधार पर सोचेंगे तो यही निकलेगा। उसके बाद आक्रमण होने के बाद अब कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट आर्यों ने किया था। किसने किया था? नष्ट आर्यों ने किया था। हम लोग आर्यों के बारे में अलग से लेक्चर में चर्चा करेंगे कि ये मध्य एशिया से आए हुए थे और ये आकर सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किए थे। लेकिन अब बात करें तो आक्रमण होने के बाद जो दो संस्कृतियों के बीच में समन्वय होता है, मान लिया कोई आक्रमण किया, जैसे कि इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ, तो क्या भारतीय संस्कृति अचानक से खत्म हो गई इस्लाम के प्रवेश होने से? नहीं, वो दोनों संस्कृतियों का आपस में तालमेल हुआ। इस्लाम संस्कृति और हिंदू संस्कृति, जिसे हम लोग इंडो इस्लामिक कला भी कहते हैं, इंडो इस्लामिक संस्कृति भी कहते हैं। उसके बाद यूरोपीय आए हमारे यहाँ। कौन आए? यूरोपीय। और यूरोपीय आए और तो ऐसा थोड़ी हो गया कि भारतीय संस्कृति खत्म हो गई, तो यूरोपीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति का मिलन हुआ। ठीक है, तो यूरोपीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति का मिलन हुआ था, यानी कि दो संस्कृतियों का आपस में मिलने से एक नई सभ्यता भी उत्पन्न होती है। यानी कि आक्रमण होने के बाद भी दो संस्कृतियां बीच में समन्वय होता है, अचानक से कोई सभ्यता या संस्कृति खत्म नहीं होती। तो इन इतने तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि संस्कृति नष्ट नहीं हुई है, संस्कृति क्या हुई है? परिवर्तित हो गई है। तो किस रूप में परिवर्तित हुई है? तो पहले ये शहरी सभ्यता थी, ये सारी सभ्यता शहरी थी, और बाद में ये किस में परिवर्तित हो गई? ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये है इसका तर्क कि ये जो सभ्यता है पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, इस सभ्यता का पूरी तरह से पतन नहीं हुआ है, इस सभ्यता का परिवर्तन हुआ है नगरीय से लेकर ग्रामीण संस्कृति में। ठीक है, अब देखते हैं बारी बारी से कि क्या क्या मत रहा है इस सभ्यता के पतन के कारणों को। तो मत को हम लोग थोड़ा सा बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना मत में आक्रमण का सिद्धांत। कौन आता है? आक्रमण का सिद्धांत। आक्रमण का सिद्धांत में विदेशी आक्रमणों के सिद्धांत में कौन कौन आते हैं? ये चाइल्ड, याद रखिएगा, ये आक्रमण के सिद्धांत में चाइल्ड आते हैं, चाइल्ड और आपके व्हीलर आते हैं। व्हीलर महोदय इस मत को प्रोत्साहन देते हैं कि चाइल्ड और व्हीलर ने इस मत को स्वीकारा कि विदेशी आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हुआ है। उसके बाद मैक और जॉन मार्शल ने बाढ़ को बताया कि बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बाढ़ जो आया, बाढ़ के कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई ऐसा कहा जा रहा। पतन, मैंने अभी बताया ना कि पतन नहीं परिवर्तन हुआ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नष्ट हुआ। तो इसमें कौन थे बाढ़ वालों में? मैके और जॉन मार्शल थे, मैके और जॉन मार्शल। उसके बाद फेयर और सर्विस जो थे, इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ, पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण यह सभ्यता का पतन हो गया। तो इसमें कौन थे? फेयर सर्विस, इनका नाम है, यार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फेयर सर्विस। ठीक है, तो इन्होंने कहा बारी बारी से आर्यों का आक्रमण किसने दिया? चाइल्ड और व्हीलर ने। प्राकृतिक आपदाओं का, और जिसमें बाढ़ आता है, जिसमें मैके और जॉन मार्शल ने कहा, और पारिस्थितिकी असंतुलन फेयर सर्विस ने इस मत को स्वीकारा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आक्रमण के सिद्धांत को। तो हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता होने के कारण जो नगर है वो समृद्ध हो जाते हैं, परंतु हम लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, हमारे अंदर जुझारूपन खत्म हो जाता है, क्योंकि लड़ने की क्षमता हमारे अंदर खत्म हो जाती है। चीजें आसानी से उपलब्ध होगी तो वो कैसे, मतलब कि वो जुझारूपन आएगा। गांव के बच्चों और शहर के बच्चों में आप लोग अंतर देखते होंगे कि गांव के बच्चे खूब मेहनती होते हैं, जुझारू होते हैं, और शहर के बच्चे क्या होते हैं? थोड़ी देर में ही बीमार हो जाते हैं, इम्यूनिटी उनकी कमजोर हो जाती है। तो नगरीय सभ्यता होने के कारण ये जो सभ्यता थी ये तो समृद्ध हो गई, परंतु शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती है और जुझारूपन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इस सभ्यता में लोहा एवं घोड़ा का अभाव था। इस सभ्यता में किस चीज का अभाव था? लोहा एवं घोड़ा से ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहा एवं घोड़ा से परिचित नहीं थे, और हम लोग इस सभ्यता को खत्म करने में आक्रमणकारी के रूप में हम लोग आर्यों को लेते हैं। ठीक है, ये जो आर्य थे इराक ईरान से होकर भारत आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे?
ये देखिए, ये मध्य एशिया से, ठीक है, ये वाला पार्ट से इराक ईरान होते हुए कहाँ आए थे, सिंधु घाटी में प्रवेश किए थे। इराक ईरान से होते हुए भारत आए और कहाँ हमला किए थे, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर, यानी कि इस वाले पार्ट पर हमला किए थे। यही पे तो सभ्यता थी अपना, इस वाले पार्ट पर हमला किए थे, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्रों में ये भारत में आए। इनके पास घोड़ा एवं लोहा भी था। आर्यों के पास क्या था, घोड़ा एवं लोहा भी था। ये यायावर जाति थी, नोमाडिक थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिरता देखे एवं आक्रमण किए। इससे सभ्यता के लोग पराजित हो गए। ये लोग क्या किए, घोड़ा और लोहे से हथियार बनाए हुए थे और सभ्यता पर आक्रमण किया, और यहाँ के जो सिंधु घाटी के लोग थे ये पराजित हो गए और इनको दास बना दिया। इन्होंने क्या बनाया, इनको दास बनाया। दास, यही जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो दास बने, यही वैदिक काल में इनको शूद्र कहा गया, ठीक है। वैदिक काल में जाकर इनको शूद्र कहा गया और पराजित लोगों को अनार्य कहा गया, ठीक है। और जो हार गए उनको अनार्य कहा गया। और फिर उसके बाद जो लोग पराजित होकर भाग गए वो दक्षिण भारत में जाकर एक नई संस्कृति का विकास किए, वो थी द्रविड़ संस्कृति, ठीक है। तो ये आर्य आक्रमण का सिद्धांत कहता है, इन्वेजन थ्योरी कहता है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और वहां के लोगों को हराया, और वहीं वहीं जो हारे हुए लोग हैं वो शूद्र कहलाए वैदिक काल में। और कुछ लोग जो भाग गए, जो हार कर भाग गए यहाँ से, वो द्रविड़ संस्कृति का विकास किए दक्षिण भारत में, ऐसा इन्होंने कहा। प्रमाण के तौर पे हम लोग देखें इन सब सारे चीजों को, प्रमाण के तौर पे हम लोग देखें तो ऋग्वेद में के प्रसिद्ध देवता है इंद्र। इंद्र, ऋग्वेद के प्रसिद्ध देवता कौन है, इंद्र। तो इंद्र का मतलब होता है, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, यानी पुरंदर मतलब किलो को तोड़ने वाला, पुर मतलब शहर होता है, ठीक है ना। तो किलो को तोड़ने वाला है, यानी कि इंद्र आए थे और इनको हरा दिए थे, ठीक है। परंतु इसका प्रमाण नहीं है, ठीक है ना, परंतु इसका प्रमाण ही नहीं है। क्यों नहीं प्रमाण, क्योंकि इतने बड़े युद्ध हो गया, ठीक है। ठीक है, चले मान के चलते हैं आर्यों ने आक्रमण किया और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया, लेकिन इतने बड़े युद्ध हुए तो कंकाल मिलने तो चाहिए, झुंड के झुंड। केवल मोहनजोदड़ो में, केवल मोहनजोदड़ो में क्या हुआ, ये झुंड के झुंड कंकाल मिले हैं। इतना बड़ा युद्ध हुआ तो क्या मोहनजोदड़ो ही एक ऐसा स्थल है। हमने पिछले पहले भाग में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 से प्लस स्थल है, तो वहां झुंड के झुंड कंकाल तो नहीं मिले हैं, केवल मोहनजोदड़ो में मिला है। केवल मोहनजोदड़ो में कंकाल मिले हैं एक साथ, ठीक है। तो हम मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ को जानते हैं, इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, ठीक है। लेकिन ये जो आर्यों का आक्रमण है इसके संकेत नहीं मिले हैं, इस तरह का युद्ध हुआ होगा, ठीक है। तो इसके जो सिद्धांत है इसको हम लोग नकार देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक कारण क्या था, ठीक है। दूसरा थ्योरी अपना आता है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज। प्राकृतिक असंतुलन हो गया था, नेचुरल इम्बैलेंस हो गया था, तो हम इसके अंतर्गत लेते हैं प्राकृतिक आपदा आई होगी, यानी कि जो अरब सागर है, देखेंगे ये देखिए, ये जो है अरब सागर, ठीक है, और यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल है, देख रहे हैं ना। तो अरब सागर का जल स्तर बढ़ गया होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि अरब सागर का जल स्तर बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि नगर नष्ट हो गए। नगर नष्ट हो गए तो कैसे मालूम चला कि नगर नष्ट हो गए भाई, तो परमार के रूप में खुदाई की गई। अब वो नगर भी हमने बताया था कि ये यहाँ के नगर मिट्टी के भी थे और घर जो थे मिट्टी के भी थे और पत्थर के ईंटों के भी थे। तो परमार के रूप में खुदाई किए गए तो नगर गाद से भरे हुए थे और कच्ची ईंटों के मकान जो थे वो नष्ट हो गए थे। खुदाई जब की गई तो स्तर के स्तर पाए गए, लेयर बाय लेयर पाए गए। इसके पीछे बाढ़ ही जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है। तो अरब सागर का जल स्तर बढ़ने से ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी, ऐसा कहा जा रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पशुचरण, एक आता है कि पशुचरण के कारण क्या हुआ। अब इसी चीज को समझिएगा। पशुचरण के कारण वनस्पतियां की कटाई होने लगी, अब खेती करने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो वनस्पतियां नष्ट होने लगी। इस कारण से क्या हुआ कि पशुचरण होगा, वनस्पतियां को नष्ट कीजिएगा तो ये जो मिट्टी है क्या होगा ना, मिट्टी का कटाव शुरू हो जाएगा, सॉइल इरोजन शुरू हो गया। इस कारण मिट्टी बह बहकर क्या होगा, बह बहकर कहाँ चली जाएगी, इसमें नदियों में चली जाएगी। बह बहकर कहाँ चली जाएगी, नदियों में चली जाएगी, जिससे नदी का क्या होगा, जल स्तर में वृद्धि होने लगा। अब नीचे जो तली है उसमें मिट्टी भरने लगेगा तो पानी तो ऊपर उठेगा भाई ना, तो जल ऊपर उठ गया एवं नदी में बाढ़ आ गई। इससे भी कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो नष्ट होने लगे। उसके बाद मौसम में परिवर्तन के कारण भी मामला गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा कि अरब सागर के कारण जल स्तर में वृद्धि हुआ तो बाढ़ आया, पशुचरण और वनस्पतियों की कटाई के कारण भी बाढ़ आया। तो बाढ़ के कारण क्या हुआ कि मिट्टी जो थी लवणीय होती चली गई। पानी अगर ऊपर आ गया और पानी मान लिया सूख गया
तो पानी सूख गया तो उसके बाद मिट्टी जो होगी लवणीय होगी, इससे क्या होगा, उसकी उर्वरता धीरे धीरे खत्म होने लगी। ठीक है ना, मिट्टी की लवणीय हो जाएगी तो उसकी उर्वरता खत्म होने लगी और लोग पलायन करने लगेंगे। और ये क्या होगा कि मान लिया कि ये लोग यहाँ से पलायन करने लगेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे। यहाँ से लोग हटकर पहुंचेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। पशु चरेंगे और नदी में बाढ़ आएगी, मौसम परिवर्तन, बाढ़ के कारण मिट्टी लवणीय होगी और लोग पलायन करके कहाँ पहुंच जाएंगे, गांव में। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि इस सभ्यता का नगरीय स्वरूप से कहाँ परिवर्तन हो गया, ग्रामीण सभ्यता में। इतना माइंड में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तन हो गया। तो इस कारण से हम देखेंगे कि पलायन करने लगे और ये ग्रामीण क्षेत्र में रहने लगे। अतः सिंधु घाटी सभ्यता अंतर मात्र केवल नगरीय सभ्यता का हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पूरी तरह से नहीं हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप था, नगरीय स्वरूप, वो ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इतना दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और थ्योरी आता है, सिंधु नदी ने अपना धारा में परिवर्तन करने लगा। सिंधु नदी की धारा में परिवर्तन, ये नदी जानी जाती है, सिंधु नदी अपनी धारा बदलने के लिए जानी जाती है। जैसे वर्तमान में आज कोसी नदी है। इससे क्या हो गया कि अगर सिंधु नदी है ये अपनी धारा बदल लगी तो नदियों के माध्यम से ही तो व्यापार होते थे, वाणिज्य होते थे। अगर नदियां ही वहां से हट गई तो कृषि भी तो नहीं होंगे ना। तो इससे क्या होगा, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, ये सारी की सारी चीजें खत्म होने लगी। इससे क्या हो गया कि नगरीय जीवन खत्म होने लगा। एवं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो महत्वपूर्ण जो केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों खत्म होने लगे। ठीक है, अब ये केंद्र रहे नहीं, अब ये केंद्र नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो अब ये केंद्र रहेंगे ही नहीं तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता बची कहाँ पर। तो वो क्या हुआ, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग वहां से पलायन करके गाँव में जाकर बसने लगे। ठीक है, ये आकर गाँव में बसने लगे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। तो ये रही 3 थ्योरिया जिसमें हम लोगों ने पुख्ता सबूत के तौर पे हमने देखा कि इस सभ्यता का झूकर संस्कृति में परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, ये जो नगरीय सभ्यता थी ये किस में परिवर्तित हो गई, झूकर संस्कृति में। झूकर संस्कृति, ये झूकर संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे तत्व यहाँ पर पाए गए हैं। एक और संस्कृति का नाम याद रखिएगा, लोथल, जो गुजरात में था, हमने भोगवा नदी के किनारे। यहाँ की प्रांतीय संस्कृति में भी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे तत्व पाए गए हैं। प्रांतीय संस्कृति यहाँ भी पाए गए हैं। तो इन चीजों में परिवर्तित होती चली गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सारे संस्कृति का परिवर्तन होते चला गया, नगरीय संस्कृति का। इस हमें देखेंगे कि ये जो संस्कृति बताई गई इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्वरूप का ग्रामीण स्वरूप में बदलने का प्रमाण, पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ये 3 चीजें हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता में भी मौजूद रहे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 3 थ्योरी हम लोगों ने जान लिया। इस 3 थ्योरी को हम लोग, ये रही 3 थ्योरी। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आर्यों को आक्रमण हमने देखा, इसको नकार दिया पूरी तरह से हमने कि आर्यों को आक्रमण नहीं हुआ होगा। प्राकृतिक आपदाओं को हम लोग मुख्य जिम्मेदार मानते हैं और सिंधु नदी ने अपना बदलाव किया, पारिस्थितिकी असंतुलन। तो आक्रमण के सिद्धांत को हटाते हैं। ये जो प्राकृतिक आपदाएं ही मुख्य कारण है कि सिंधु सभ्यता का नगरीय स्वरूप से ग्रामीण स्वरूप में परिवर्तन हुआ। तो ठीक है, तो ये हम लोग शुरू में ही कहे थे कि हम लोग 4 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी पतन कैसे हुआ ये अब देख लिए। अब देखेंगे सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका वर्तमान सभ्यता को क्या देन रहा है, या ये देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कैसे अपनी निरंतरता को बनाए रखी। ये दोनों सेम ही चीज है। तो इस चीज को अभी हम लोग थोड़ा सा बारी बारी से पुख्ता सबूतों के आधार पर बात करेंगे कि इस सभ्यता का, आने वाली सभ्यता और वर्तमान में उसका क्या देन है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे और इसकी निरंतरता कैसे बनी रही। इस सभ्यता के कौन कौन से ऐसे तत्व जो बाद की सभ्यता को भी प्रभावित करते हैं। कुछ इतिहासकार इस सभ्यता को हड़प्पा के बाद की सभ्यता कहते हैं, यानी कि हड़प्पा शब्द को लेकर आते हैं। जैसे पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसे उत्तर मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं, उत्तर सैंडो सभ्यता भी कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में परिवर्तित हुई। ये जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता हमने बताया कि 1750 में ये सभ्यता खत्म हो गई। तो सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण स्वरूप में परिवर्तित होती चली गई और उसके बाद 1750 से लेकर 1500 के बीच में, यानी कि 250 सालों का गैप रहा है, मान के चलते हैं। तो ये उत्तर हड़प्पा सभ्यता के नाम से इतिहासकार इसको संबोधित करते हैं। ठीक है, संबोधित करते हैं। जैसे कि क्यों कहेंगे, अब इसको और भी थोड़ा सा कायदे से समझते हैं।
और क्योंकि वो इसे उत्तर मोहनजोदड़ो सभ्यता, उत्तर सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का परिवर्तन मानते हैं, और यहाँ से जुड़ा वैदिक युग में हमें दिखाई देगा। और ये जो 250 सालों में जो भी मूल्य रहे हैं, ये आगे चल के वैदिक सभ्यता में भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है भारतीय हिंदू सभ्यता है, अगर इसको मान के चलते हैं, तो वैदिक काल का जो समय रहा है हमारा क्या रहा है, 1500 से लेकर 500 बीसी या 600 बीसी मान के चलते हैं। ठीक है, 600 बीसी के बीच में। और ये एक तरह से एक ट्रांजिशन का फेज आता है 1900 बीसी से लेकर 1200 बीसी के बीच में। हमने बताया ना कि अचानक से गांव से अगर शहर की ओर निकलेंगे तो अचानक गांव नहीं आ जाता, उसके बीच में ट्रांजिशन फेज आता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से अचानक वैदिक काल नहीं है, इस बीच में 250 सालों का ट्रांजिशन फेज रहा है, उसे हम लोग संवाद काल भी कहते हैं। और इसी संवाद काल को हम लोग उत्तर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जिसका समय काल 1900 से लेकर 1200 बीसी मान सकते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में बहुत सारे तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के रहे हैं। तो मान के चलते हैं, चलिए ठीक है, क्योंकि वैदिक सभ्यता की शुरुआत 1500 से मान लेते हैं, तो 250 साल 300 साल का यह सभ्यता उत्तर हड़प्पा सभ्यता रही है। उत्तर हड़प्पा सभ्यता रही है और वैदिक युग की शुरुआत हुई, एवं दोनों सभ्यताओं में संवाद भी हुआ। यानी कि वैदिक युग 1500 से हुआ, और 1750 से जो 1500 के बीच में 250 सालों का गैप रहा, उत्तर हड़प्पा सभ्यता रहा, और इन दोनों सभ्यताओं में ट्रांजिशन फेज रहा इस बीच में, और इन दोनों सभ्यताओं में संवाद भी रहा। क्योंकि ये अपना वैदिक सभ्यता है, इसमें बहुत सारे मूल सिंधु घाटी सभ्यता के रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत की सभ्यता के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का क्या योगदान रहा है। जो भी भारत की सभ्यता रही है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या योगदान रहा है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्थिक क्षेत्र पर नजर दौड़ाते हैं। इसमें अपना आता है पशुपालन। ठीक है, आज भी पशुपालन किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। वैदिक सभ्यता में भी किया जा रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता रही उसमें भी हो रही थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता में भी, और आज भी हो रही है पशुपालन। फिर उसके बाद कृषि व्यवस्था आज भी है, पहले भी थी। और व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से, उसके बाद मिस्र की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो आज भी है। उसके बाद उद्योग आते हैं, दस्तकार उस उद्योग के कहते हैं जो हाथों से काम किया जाता है, यानी उसमें कपड़ों की बुनाई वगैरह की जाती है, मनके बनाए जाते हैं। ठीक है, उद्योग और दस्तकार रहते हैं। ये सारी चीजें आज बदले हुए रूप में भी आज मौजूद दिखाई देती है, हमें आज हमारे समाज में आज भी दिखाई देती है, भले ही हाथ की जगह मशीनों ने उत्पादन शुरू कर दिया हो। ठीक है, तो ये बदले हुए रूप में आज भी सभी चीजें हमें दिखाई देती है। उस समय मान लिया कि व्यापार के लिए लिपि युक्त मुहरे का यूज किया जाता था, आज हम लोग सिक्कों का यूज करते हैं, मुद्राओं का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहीं से आई हुई है। उसके बाद माप तौल के लिए बाट या गणना प्रणाली यूज करते हैं, जैसे बाट होता है ना, बटखरा जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ रहकर हम लोग उसकी माप तौल करते हैं। गणना प्रणाली में मीटर का व्यवस्था होगा, जिसमें गज की व्यवस्था होगी। ठीक है, मीटर का, क्योंकि देख रहे हैं ना 4:2:1 में ईंटों का सही अनुपात में गणना किया जाता था, ईंटों को बनाया जाता था। तो देख रहे हैं उसमें गणना प्रणाली भी कितनी शानदार होगी। माप तौल के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो आज भी किया जाता है ग्रामीण सभ्यता में। तो हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें कहाँ से उठ कर आई है, सिंधु घाटी सभ्यता से उठकर आई हुई है। इसके बाद देखते हैं नगरीय जीवन। जो नगरीय जीवन था वो किसमें, नगरीय जीवन का सूत्रपात कहाँ से हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ था। नगरों का सूत्रपात सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ था। हम जानते हैं कि नगर थे वो क्या थे, नगरीय जीवन हुआ था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ स्वच्छता, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था, क्योंकि खिड़कियां खुली रहती थी, सड़क चौड़ी रहती थी, खुलापन पर व्यवस्था किया जाता था। ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए मान के चलते हैं नगर पालिका जैसी चीजें होती होगी। ठीक है, आज भी हमारे पास है नगर पालिका, नगरीय प्रशासन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन में देखेंगे कि उसके बाद केश विन्यास श्रृंगार, यानी कि जो महिलाएं होती थी बहुत ही शानदार तरीके से केश विन्यास करती थी। ये देख लीजिए, जो आज भी हमारे यहाँ मौजूद है, यानी कि श्रृंगार वहीं से उठ के चला आ रहा है, जो आज भी महिलाएं उस चीज को करती हैं। ठीक है, उसके बाद उस समय हमने बताया था कि 3 मुख्य वर्ग था। 3 मुख्य वर्ग किस आधार पर था, आर्थिक आधार पर। शासक वर्ग था उस समय ब्राह्मण। ठीक है, योद्धा वर्ग भी मान के चलते थे उस समय था या नहीं था। फिर व्यापारी वर्ग, ठीक, उसके बाद
दास वर्ग था, ठीक है। तो लेकिन आगे चल के यही 3 वर्ग जो मौजूद था वो सिंधु घाटी सभ्यता में, यही आगे चल के 4 वर्गों में विभाजित हो गया, 4 वर्णों में विभाजित हो गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि सबसे पहले अपने पास क्या आया, वर्ग आया। वर्ग सिंधु घाटी सभ्यता में थी। वर्ण कहाँ आया, वैदिक काल में। और यही वर्ण आगे चल के जाति में बट गया, और यही आगे जाति उपजाति में बट गई। तो ये सारा का बीज कहाँ मौजूद रहा, इस वर्ग में ही मौजूद रहा। ये कहाँ हमें दिखाई देता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में। उसके अलावा हम देखेंगे निवास स्थान भी अलग अलग थे। उच्च वर्गों के लिए निवास स्थान अलग था, निम्न वर्गों के लिए निवास स्थान अलग था। आज भी देखेंगे कि बहुत सारे तथाकथित जो शूद्र जातियां होती है उनका भी निवास स्थान जो होता था, निवास स्थान होता है गांव के बाहर होता है, ठीक है। तो ये प्रथा कहाँ से चली आ रही है, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं धर्म। आज भी देखते हैं कि अनुष्ठानिक या कर्मकांड होता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन है। यहाँ भी होता था अनुष्ठानिक धर्म, सामूहिक स्नान, पर्वों के अवसर पर सामूहिक स्नान होता था। आज भी होता है, जैसे हमारे गंगा दशहरा का पर्व होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट सिंधु घाटी सभ्यता से आया। अग्नि पूजा हम लोग देखते हैं, पशु पूजा, बैल की पूजा हम लोग करते हैं, सांप की पूजा करते हैं नाग पंचमी के दिन, फिर सांड की पूजा करते हैं। एक कुबड़ वाला सांड बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, ये सब की पूजा करते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा करते हैं, जो उस समय योगी के मुद्रा में, महायोगी के रूप में बैठे हुए थे। शिवलिंग की पूजा आज भी होती है, और वैदिक काल में भी हो रही थी, उसके बाद में भी हो रही है, और आज भी हो रही है। फिर मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं जो शाक्त धर्म से है, दुर्गा जी की पूजा, काली जी की पूजा हो रही है। उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह जो वहीं पर देन है, स्वास्तिक का ही देन है कि जो आज भी हमारे पास, ये सिंधु घाटी का ही देन है जो आज भी हम लोग स्वास्तिक चिन्ह का यूज करते हैं। यहाँ तक हिटलर अपनी सेना के लिए भी यूज करता था। भवनों में स्तंभ मिलेंगे, जो भवन होते हैं, ये देखिए, ये जो स्तंभ का प्रयोग आज भी हमारे यहाँ मिलता है, ठीक है। जल, फिर उसके बाद मूर्ति पूजा आज भी होता है, दशहरे में पूजा, सरस्वती पूजा, ये सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन है। उसके बाद कला की बात करें तो बड़े उदर की मूर्तियां, बड़े पेट वाले मूर्तियां, आप देख लीजिए, बड़े पेट यहाँ देख लीजिए। इसके अलावा आपको मैं स्पेशल रूप से दिखा देता हूँ, एक सेकंड। लगता है इंक्लूड नहीं कर पाया, कोई नहीं। तो बड़े उदर की मूर्तियां यहाँ पर मौजूद रही, ठीक है। बड़े उदर वाली मूर्तियां मौजूद रही, बड़े उदर की मूर्तियां जो आज भी हमें दिखाई देता है। बैल का चित्र कलात्मक रूप से पेश किया गया, जिससे कि आगे चल के अशोक के समय में उत्तर प्रदेश में रामपुरवा में बैल का चित्र हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। उसके बाद नर्तकी की मूर्ति, ये देखिए नर्तकी की मूर्ति। उसके बाद उस समय क्योंकि नृत्य जो था आमोद प्रमोद का साधन था, और मथुरा में पाषाण कला यानी कि पत्थर की कला का एक क्षणी मूर्ति वहां से मिलती है। उसके बाद स्थापत्य कला हमारे पास आता है, इसमें भवन दुर्ग का निर्माण करते हैं। उसके बाद भवन दुर्ग का निर्माण करते, स्तंभ युक्त भवन, चंद्रगुप्त मौर्य में देखेंगे, चंद्रगुप्त का मौल जो पाटलिपुत्रा में है, वहां पे जो है बहुत स्तंभ युक्त भवनों का निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक प्रणाली देते हैं। हमने जानते हैं कि राजा का प्रमाण यहाँ नहीं मिलता, किसी चीज का प्रमाण नहीं मिलता है, राजा का प्रमाण नहीं मिलता है। जो भी पुरोहित थे वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों पर उनका अधिकार हुआ करता था। उस समय व्यवस्थित राजनीतिक प्रणाली थी, ठीक है, प्रशासन थी। क्यों क्यों उसका जो हेड था वो पुरोहित वर्ग था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अन्य बिंदुओं को थोड़ा सा हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी 3 सभ्यताओं का विकास हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कौन कौन सभ्यताओं का विकास हो चुका था, शुरू में ही मैंने रिवीजन करा दिया था। तो यहाँ पर था मिस्र की सभ्यता, ठीक है, यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर उसके बाद ये सिंधु घाटी की सभ्यता, और चीन में पीली नदी की सभ्यता। तो विश्व की प्राचीन 4 सभ्यताओं में से ये एक सभ्यता थी, जिसका विकास कहाँ हुआ था, भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र भी आते हैं। और यहाँ से माने सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जिनकी खुदाई होती है, वहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसका साहित्यिक स्रोत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पिगट महोदय होते हैं। कौन से महोदय होते हैं, पिगट महोदय ने कहा कि जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये यहाँ पर हड़प्पा है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो आएगा। ये दोनों थी जुड़वा राजधानियां थी। कैसी थी, जुड़वा राजधानी, किसने कहा, पिगट महोदय ने।
पिगट महोदय, एक होते हैं इतिहासकार, ये पिगट महोदय ने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानियां थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी देख लीजिए, पिगट महोदय ने कहा। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिलती है, साहित्यिक स्रोतों से जानकारी नहीं मिलती है। फिर हंटर महोदय आते हैं, ये भी इतिहासकार होते हैं। इन्होंने कहा कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि राजा का महल नहीं मिला है, अस्त्र और शस्त्र का अभाव था, भाव नहीं था, अभाव था। ठीक है, इसलिए यह जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। किसने कहा? हंटर के अनुसार। उसके बाद यहाँ के लोग दोनों तरह के भोजन करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी, और आभूषण जो प्रयोग करते हैं स्त्री और पुरुष, ठीक है, दोनों करते थे। आज देखते हैं कि कई पुरुष भी कान की बालियां छेद रहते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में जो राजपूत होते हैं उस समाज में कान की बालियां कान छेदने की प्रथा है, कान बीधने की प्रथा है, और शौक में भी आजकल लोग पहनते हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। तो वो क्या है कि आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। ठीक है, ये आभूषण हुआ करते थे। और मनोरंजन के लिए यहाँ के लोग पास से नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई किया करते थे, यानी पासे खेला करते थे, नृत्य देखा करते थे, शिकार किया करते थे, और पशुओं की लड़ाई कराते थे आपस में। आज भी देखते हैं कि हमारे बिहार साइड में एक गाय दाढ़ की प्रतियोगिता होती है, जिसमें भैंस और सुअर की एक लड़ाई होती है। ठीक है, और भी देखेंगे कि विश्व के अन्य स्थलों में भी देखेंगे सांड सांड से लड़ाई होती है। तो ठीक है, पशुओं की लड़ाई भी उस समय कराई जाती थी मनोरंजन के लिए। उसके बाद फसलों में देखेंगे गन्ना और रागी से ये परिचित नहीं थे। ठीक है, गन्ना और रागी से ये लोग परिचित नहीं थे, लेकिन गेहूं, जौ, मटर से ये अच्छे से परिचित थे। और कपास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये कपास था, विश्व में सबसे पहले कपास का प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ही किए थे, और यहीं पर विश्व में सबसे पहला प्रमाण कपास का यही मिला था। और सूती वस्त्र का उद्योग इसलिए यहाँ पर लगा। ठीक है ना, तो सूती वस्त्रों का दौर यहीं से शुरू होता है। कहाँ से होता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो कपास से परिचित थे, और यहीं से पहली बार विश्व में प्रथम बार यहाँ पर कपास की खोज की गई थी। चावल के प्रमाण मिले हैं, लेकिन उतने नहीं मिले हैं। जैसे हम लोग रंगपुर में देखा था ना, वहां पर उसके चावल की भुस्सियां मिली है, लेकिन परिचित थे, लेकिन उतने नहीं थे, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पशु में कुबर वाले सांड, ये जो सांड होते थे, कुबर वाले सांड, यहाँ पे कुबर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। कुबर वाले सांड, एक सिंग वाले गेंडे, ठीक है, गाय से परिचित थे, लेकिन घोड़ा से परिचित नहीं थे। केवल गुजरात में सूरकोटदा में घोड़े के अस्थियां मिली है, या उसके कंकाल मिले हैं, या उसके पैरों के छाप मिले हैं। ठीक है, तो थोड़े बहुत घोड़े के प्रमाण है, लेकिन ये पूरी सभ्यता घोड़े से परिचित नहीं थी। उसके बाद देखते हैं कि ये जो व्यापार था यहाँ आंतरिक भी हुआ करता था और बाह्य भी होता था। बाह्य व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? पश्चिम एशिया से, मध्य एशिया से, ईरान से और अफगानिस्तान से हुआ करता था। उसके बाद यहाँ से जो आयात होता था, सॉरी निर्यात पहले देख लेते हैं। निर्यात में सूती वस्त्र, क्योंकि हमने देखा कपास की होती थी, हाथी दांत, इमारती लड़कियों का निर्यात होता था। और आयात कहाँ से? आयात क्या होता था? चांदी। ये कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान से, 3 अफगानिस्तान से। और ये खेतड़ी राजस्थान में था, और यहीं से पूरे देश में सप्लाई होती थी तांबा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तांबा कई एग्जाम में पूछा जाएगा। और लाजवर्द एक होता है, वो मेसोपोटामिया से किया गया था, इसका आयात किया जाता था। ठीक है, उसके बाद अन्य बिंदुओं में देखें कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कला से बहुत अच्छे से परिचित थी। इसमें प्रतिमाएं बनाना, मोहरे बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, पक्की हुई मिट्टियों का निर्माण करना, ठीक है ना, ये बहुत ही प्रमुख रूप में था। देख लीजिए, ये देख रहे हैं चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाए, ये देखिए सांड, ठीक है, पशुपति मोहर बना रहे हैं, पशुपति का मोहर है, इस तरह का मोहर ये लोग बनाते थे। उसके बाद एक बहुत ही शानदार चीज है सॉरी, एक शानदार है कांसे की ढलाई। यहाँ के जो लोग थे कांसे की ढलाई में बड़ा ही निपुण थे, कांसे की ढलाई में ये लोग बहुत ही प्रवीण थे। सिंधु घाटी के लोग बड़े पैमाने पर कांसे की ढलाई करते थे, और इस काम में बड़ा ही प्रवीण थे, मतलब उच्च कोटि का इनको ज्ञान था। तो हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे, और इस काम में ये प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। तो कैसे बनाई जाती थी? इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम क्या किया जाता था? मोम की एक मूर्ति बनाएगी। मान लिया कि मोम की एक मूर्ति बना ली गई, ठीक है, मोम की एक मूर्ति बना ली जाती थी। सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेप कर, ये जो मिट्टी होती थी, ये जो मूर्ति होती थी, इसको चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से
लेप दिया जाता था, लेप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था। ये जो मूर्ति थी फिर इसके बाद इसको गर्म किया जाता था। अब गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते पिघला हुआ मोम बाहर निकल जाता था। यानी कि यहाँ मान लिया एक छेद कर दिए और इससे मोम बाहर निकल जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जो जब वो धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी, जब धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था और कांस्य में मनुष्य ये हटा दिया जाता था और कांस्य की मूर्ति तैयार हो जाती थी। धातु में कांसा का यूज किया जाता था और इस कांस्य में मनुष्य और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, और मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति। ये जो देख लीजिए, ये इसी मेथड से बनाया गया था। इसे हम लोग इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं। ठीक है, लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं। ठीक है, एक लड़की की मूर्ति इसमें प्रमुख है जो नर्तकी है। कांसी की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की तथा मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखित है। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सिंह फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसी के ढलाई का काम बहुत तैयार होता था, यानी कि सभी केंद्रों पर कांसी की ढलाई होती थी। और लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्तियों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसी की मानव मूर्तियां किसी भी प्रकार से कमतर नहीं आंका जा सकता है। अगर बात करें लॉस्ट वैक्स मेथड को एक बार फिर से रिवीजन करें तो मान लिया कि एक मूर्ति बना ली जाती थी, ठीक है, मोम की, और इस मूर्ति को चिकनी मिट्टी से लेप दिया जाता था और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। और इसी क्रम में क्या होता था, कहीं से एक बीच में छेद कर दिया जाता था। ठीक है, अब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, मोम पिघल जाएगा। मोम पिघलेगा तो किस चीज का, मिट्टी का बन जाएगा, ये मिट्टी का बन जाएगा। उस इसी छेद से क्या होता था कि धातु को अंदर डाल दिया जाता था। कोई भी धातु मान ली कांसे के बना तो कांसे की मूर्ति ये तैयार हो जाती थी। बाद में मिट्टी को साफ कर दिया जाता था। तो देखिए कितनी शानदार टेक्निक उनके पास थी। इसमें नर्तकी की मूर्ति, भैंस की मूर्तियां, जानवरों की, मनुष्यों की, सभी तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी इस मेथड से। ठीक है, ठीक है, ये परिचय हो गया। उसके बाद एक इस सभ्यता का एक शानदार नमूना है मृद भांड। ठीक है, तो चित्रित मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन को बनाया जाता था। आज भी हमारे ग्रामीण समाज में देखेंगे कि कुम्हार लोग इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, चाक का प्रयोग करके मृद भांड बनाया करते थे। ठीक है, अलग अलग तरीके से मृद भांड था, छिद्रित मृद भांड था। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहाँ की मशहूर थी। अब थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से देख लिए तो ये पुजारी की प्रतिमा बड़ा ही मशहूर था। वहां पर अर्धनग्न अवस्था में है, मोदी जी की तरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। बाट प्रणाली होती थी, ऑर्नामेंट्स ये रहते थे, ये बैल हुआ, ये पशुपति का मुहर हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीजों का प्रयोग वहां किया जाता था। तो ये रहा अपना सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये पूरी तरह से हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से अध्ययन कर लिए। ठीक है, 3 पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, और आज हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, पतन के कारणों को देखा था। ठीक है, पतन के कारणों में 3 कारणों को देखा था। तो उसके बाद हम देखे थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आज की सभ्यता या उसके बाद वाली सभ्यता के लिए क्या देन रहा, उसको हम लोगों ने डिटेल अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। अन्य बिंदुओं में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा फैक्ट के रूप में देखा कि कौन कौन से चीज़ों से ये लोग परिचित थे। उसके बाद हम लोगों ने लॉस्ट वैक्स मेथड पढ़ा था। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये भी बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद मृद भांड के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता मेरे तरफ से पूरी तरह से खत्म हो गया है। बाकी चीजों को आप लोग एनसीईआरटी की किताबों से या अन्य स्रोतों से अध्ययन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने पूरी तरह से खात्मा कर दिया और बहुत ही डिटेल में किया है। ठीक है, तो ये रहा अपना पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। अगले लेक्चर से मैं वैदिक सभ्यता की शुरुआत करने वाला हूँ और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न हल करना शुरू कर दीजिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना है। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।